हम बात करने आज आए हैं मैनपुरी पर और ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश जी की पत्नी और पूर्व में लोकसभा की सदस्य रही डिंपल यादव की उम्मीदवारी की और उससे जुड़ा राजनीतिक परिदृश्य। लेकिन उससे पहले जब मैं आपके सामने आया हूं, अभी एक बड़ी खबर आई, वो भी उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सियासत के लिहाज से बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि आजम खान साहब जब अयोग्य उन ठहराए गए अपनी विधानसभा की सदस्यता के लिए और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की घोषणा कर दी चुनाव आयोग ने, तो वो उसके खिलाफ आए थे सुप्रीम कोर्ट। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को, वो याचिका ये थी कि जो उनको दोषी पाया गया है हेट स्पीच में, वो उस पर स्टे हो जाए। उस पर स्टे हो जाता तो अयोग्यता पर भी स्टे हो जाता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया सेशन कोर्ट को रामपुर के, और सेशन कोर्ट में आज उस पर निर्णय होना था और निर्णय ये हुआ कि मोहम्मद आजम खान को स्थगनादेश नहीं मिला, स्टे नहीं मिला। अब इसका सरल भाषा में अर्थ ये हुआ कि हेट स्पीच मामले में आजम खान की सजा बरकरार, उसके कारण उनकी विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्यता बरकरार, और उसका तीसरा सबसे बड़ा परिणाम कि रामपुर में अब चुनाव होगा, उपचुनाव होगा रामपुर शहर में विधानसभा के क्षेत्र में। कल संभवतः चुनाव आयोग उसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ये एक बड़ी घटना है और एक बड़ा झटका है आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। तो अब कल से रामपुर में भी उम्मीदवार कौन हो, कैसा हो, उसकी चर्चा और क्रियाविधि शुरू हो जाएगी। अब हम लौटते हैं मैनपुरी पर। मैनपुरी का सस्पेंस आधा खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से का सस्पेंस खत्म कर दिया। अखिलेश यादव के पास, समाजवादी पार्टी के पास मुलायम सिंह यादव के लोकसभा क्षेत्र में लड़ने के लिए जो अखिलेश यादव के बाद जो सबसे भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण चेहरा था, वो डिंपल यादव थे, मुलायम सिंह की बहू। तो अखिलेश यादव ने, चूंकि अखिलेश यादव को नहीं लड़ना चुनाव, इसलिए उन्होंने अपने बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली चेहरा हो सकता है मैनपुरी के लिए, डिंपल यादव, उनको उनकी उम्मीदवारी तय कर दी, घोषित कर दी। तेज प्रताप भी उन्हीं के परिवार के सदस्य थे, वो भी उम्मीदवार हो सकते थे और उनकी चर्चा भी चली थी। लेकिन तेज प्रताप शायद डिंपल यादव के मुकाबले एक तो भावनात्मक रूप से मुलायम सिंह के सहज उत्तराधिकारी नहीं होते उतरे उस घनत्व के आधार में जैसे डिंपल बहू हो सकती, एक। और दूसरी बड़ी बात, डिंपल के खड़े होने का अर्थ होता है पूरी समाजवादी पार्टी की ताकत 100% लगेगी मैनपुरी में। तेज प्रताप लड़ते तो शायद 90% लगती, ये को 80 लगती, लेकिन डिंपल लड़ेंगी तो 100%, 100% ताकत लगेगी। तो अखिलेश यादव ने कोई चांस लेना उचित नहीं समझा मैनपुरी के लिए। वो भी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है और इसका जनादेश का भविष्य पर एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस बात को अच्छे से अखिलेश यादव जानते हैं, इसलिए उन्होंने उतारा डिंपल यादव को। अब भाजपा क्या करेगी, एक प्रश्न। एक सामान्य और सहज रूप से बात आती है बहू वर्सेस बहू, बहू के मुकाबले बहू, देवरानी के मुकाबले जिठानी। ऐसा एक बार हो भी चुका है अमेठी में। लेकिन भाजपा के पास ये विकल्प है।
चुनाव में ग्लैमर आ जाएगा, चुनाव थोड़ा हाई प्रोफाइल हो जाएगा, चर्चा पर चर्चा में आएगा, बाइट्स आएंगी, थोड़ा नोक झोंक बढ़िया होगी, वो सब चीजें तो हो जाएंगी। लेकिन एक सच्ची बात ये है कि मुलायम सिंह जी के छोटे पुत्र प्रतीक और प्रतीक की पत्नी यानी मुलायम सिंह जी की दूसरे छोटी पुत्र वधू अपर्णा बिष्ट, ये दोनों लोग मुलायम सिंह यादव का जो जनाधार है, या कहिए जो उनका अपना कुनवा है बृहत्तर, उसमें ये डिंपल के मुकाबले थोड़ा कम स्वीकार्य है। मेरी बात को जो लोग इस परिवार से और इसकी परिस्थितियों से जुड़े हैं वो जरूर समझेंगे। डिंपल यादव और अपर्णा बिष्ट के बीच में मुकाबला होगा तो मुलायम सिंह को चाहने वाले, उनका सम्मान करने वाले लोग डिंपल यादव के साथ खड़े होंगे। अपर्णा और प्रतीक अखिलेश और डिंपल के मुकाबले अभी मुलायम सिंह के भावनात्मक उत्तराधिकार के मामले में बहुत पीछे। एक इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह भाजपा ये रिस्क लेगी। अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है गंभीरता से, तब फिर क्या हो सकता है? तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि शाक्य उम्मीदवार भाजपा उतारे। 2 शाक्य नेता उसके पास हैं, अच्छे कद्दावर। शाक्यों की आबादी वहां यादवों के बाद सबसे ज्यादा है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। एक तो वही जिनको मुलायम सिंह के खिलाफ भाजपा हर बार लड़ाती थी और वो 2 लाख प्लस वोट तो पाते ही थे, वो भी शाक्य हैं। और दूसरे रघुराज शाक्य। रघुराज भी महत्वपूर्ण चेहरा है और भाजपा के भीतर उनके नाम पर विचार हो रहा है, इस बात के भी संकेत हैं। रघुराज मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीबी रहे और अभी फिर भाजपा में आए हैं और जातीय समीकरण के हिसाब से वो एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि शाक्य यादव वर्सेस शाक्य होगी लड़ाई या देवरानी जेठानी की लड़ाई होगी। और इसी में एक आयाम जुड़ता है, शिवपाल यादव क्या करेंगे। आज उन्नाव में शिवपाल यादव ने अभी फिलहाल ये कहा है कि 2-1 दिन रुक जाओ, सब बताऊंगा। यानी 2-1 दिन अभी वो अपने पत्ते को कुर्ते की जेब में रखना चाहते हैं। मुकाबला किससे होगा, कैसे होगा, यही अब 5 दिसंबर जब तक वोटिंग होगी तब तक यही विषय मुझे लगता है कि पूरी मैनपुरी को मथेगा। बड़ा संकट है, कहाँ से शुरू करूं। एक लगता है शिवपाल जी को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सपा ने तो पत्ता खोल ही दिया, उनका पत्ता भी कुर्ते में है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करूं। ये आरोप आप पर लग रहा है कि भाई पार्टी परिवार से बाहर फैसले और चिंतन क्यों नहीं करती, और परिवार में भी फर्स्ट फैमिली दो परिवार होते हैं। एक एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक, जिसमें चाचा मामा मौसा फूफा सब आते हैं, और एक अपना परिवार, मियाँ बीबी बच्चे, ठीक। तो लोग कह रहे भाई उसमें भी फर्स्ट फैमिली क्यों? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई केवल कार्यकर्ता का नारा लगाएगा। सपा में लगता कार्यकर्ता केवल नारा लगाने के लिए। क्या कहेंगे भैया बिलाल साहब? आपने तो इतना अच्छा गाना लिख दिया था पिछली बार चुनाव में। डिंपल यादव जी की उम्मीदवारी, उसके 3 प्रो पक्ष के बिंदु बताइए और 3 ये बताइए कि नहीं अगर इनसे ये कमियां रह गई, इनसे बेहतर ये हो सकता था। 3 कमियां और 3 अच्छाइयां आपकी दृष्टि में क्या है डिंपल यादव के सिलेक्शन के पीछे? बड़े परिवारों को आज देखिए और चाहे राजतंत्र के दौरान देखिए, ठीक। मंदिर में एक बड़ा विग्रह रहे वहां ठीक है, लेकिन बाकी 150 मूर्तियां भी छोटी छोटी वहां रहती हैं, उनका भी अपना स्थान होता है, और स्थान नहीं मिलेगा तो संघर्ष हो जाता है।
मुलायम सिंह ने जो इतना बड़ा परिवार जोड़कर रखा था, वो इसलिए जोड़कर वो रख पाए थे कि सोमवार को एक को लड्डू दे दिया, मंगल को दूसरे को, बुध को तीसरे को, तो सब संतुष्ट रहते थे, कहते चलो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। और सारा लड्डू झोले में रख लेते तो भैया आजकल कौन जिंदाबाद करता किसकी, छोड़ो उन बातों को। ठीक, मुर्तजा अली साहब, एक बात कहूं आपसे, शिवपाल यादव भी गजबे कर दिए, हर दिन नया ड्रामा है भाई। अब आज जब सब पत्ते खुल गए तो बोले ने 2 दिन रुक जाओ। मतलब क्या चाहते हैं समझ ही नहीं आ रहा। और आज तक, अभी तक जब से वो सपा से अलग हुए, ठीक, मैं थोड़ी कड़वी बात आज कहूंगा, जब से अलग हुए तब से आज तक की तारीख में और 5:15 बजे तक आज की तारीख में उनका एक भी फैसला फायदेमंद उनके लिए हुआ हो तो बता दो, तो हम मान लेंगे हाँ भाई काबिलियत से पत्ता चलेंगे। अब ये 2 दिन बाद जब निकाल के लाएंगे पत्ता तो बिल्कुल जग जीत लेंगे। पहले दिन से, जिस दिन से संघर्ष हुआ था और लड़ाई हुई, अलग हुए, तब से लेके आज तक पार्टी खड़ी हुई नहीं, लड़का बच्चा कहीं स्थापित हो गए नहीं, खुद स्थापित हो गए नहीं, कार्यकर्ताओं को कुछ पेट्रोल पंप, डीजल, कुछ राशन की दुकान मिल गई नहीं। तो अंताक्षरी खेलने आए हो क्या राजनीति में सब लोग? भैया मुर्तजा जी, 2 दिन बाद तो ऐसा नहीं कि कहीं फिर ये कह दे कि नहीं अब हमने कहा कि 2024 में बताएंगे। नहीं, राजनीति में बाबू पिता को पिता नहीं मानता आदमी, आप पिता तुल्य बता रहे किसी को। ये सियासत है, आज की नहीं, सैकड़ों साल की है, ये आज की नहीं है, सैकड़ों साल से। भैया आपको पता है बैरम खां पिता तुल्य थे, गोद में खिलाए थे अकबर को, क्या शूशू कराए थे, पॉटी कराए थे, हैं गोद में लेके। वो जिले इलाही हुए, उनने सबसे पहले कहा चचा को हज पे भेजो, चचा कहे हम नहीं जाएंगे, बोले तुम्हें मेरी कसम जाओ, और वही निपटवा दिया चचा को, निपट गए बैरम खां। ये मेरा किस्सा नहीं है, इतिहास का है भाई। वो रोते रहे कि नहीं जाएंगे, बोले ना अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह के प्यारे हो गए। और जब अल्लाह के प्यारे हो गए तो जो पिता तुल्य बैरम खां थे, उनकी बेगम को अपनी बेगम और बना लिया अकबर ने। क्या बोलो जय श्री राम। मुर्तजा जी, ये सियासत है भाई, ये कोई सत्यनारायण कथा है क्या? सियासत भी तो इंसान ही कर रहा है, सियासत कोई इसीलिए करो, इसको उसी भाव से लीजिए। इन बातों में कुछ रखा नहीं कि पिता तुल्य और फलाना और ठिकाना, इन बातों में कुछ नहीं रखा। और ठीक है मुर्तजा जी, अभी आगे बात आपकी आगे। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इन पुराने भावनात्मक किस्सों का कोई मोल नहीं होता। ठीक, हम कहें कि नावेद छोटे थे, हमारे पास आए, हमने एक बार इनको चॉकलेट खिलाई, इस बात को कोई मतलब है? कोई मतलब है नहीं ना। बोले हम इनको स्कूल में छोड़ने जाते थे, साइकिल बैठा के, छोड़ो यार, कौन सुन रहा है? आज क्या है वो देखो, समझो, उसकी बात करो। बड़ी सीधी बात, आधा सस्पेंस खत्म हो गया, आधा आप बाला बचा है अभी। ठीक, तमाम चीजें चल रही। कुछ उत्साही लोग तो यही कह दे रहे शिवपाल कोई लड़ा देगी भाजपा है। हालांकि ऐसा मेरी विजडम में नहीं आता शिवपाल लड़ाई चुनाव, नहीं। शिवपाल यादव की भूमिका खेल में तो हो सकती है, लेकिन वो खुद बल्ला लेके नहीं उतर सकते। अब दूसरा आता है कि भाई बहू वर्सेस बहू रोचक हो जाए, सीरियल टाइप हो जाए मामला, जैसा इसमें टीवी पे आता है शाम को सीरियल घरेलू, थोड़ा टीवी वालों को भी आनंद आए हैं। इस गली से बड़ी बहू, उस गली में छोटी बहू है, हो रहा है झमाझम एक वो। और समझदार राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इन सब बहू से कुछ होगा नहीं, इसमें ड्रामा तो हो सकता है लेकिन पॉलिटिकल सेंस नहीं प्रिवेल करता। तो पॉलिटिकल से वो प्रिवेल करता है कि जिम्मेदार शाक्य उम्मीदवार भाजपा लड़ाए, अगर चुनाव लड़ना है। आधा पत्ता खुल गया। अगर शिवपाल जी जैसा आपको वक्तव्य नहीं देना है, गहनोत्री जी 2-3 दिन रुक जाइए, सब विज्ञप्ति जारी होगी, तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ओपी सिंह जी ने ठीक बात कही, गद्दी मिल सकती है लेकिन वो औरा ट्रांसफर हो ये संभव नहीं। इंदिरा जी के बाद किसी को उनके परिवार में वो औरा ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ? ब्लड तो सबका एक है, मोतीलाल जी के टाइम से अब तक, लेकिन जो जलवा इंदिरा गांधी का रहा उसके बाद में पर किसी का रहा ही नहीं। और कैसी स्थिति हो गई देख लो भैया। बिलाल भाई आप तक आवाज पहुंच रही है और
अभी तक नहीं आए। पर इसको भाई देखो, समाजवादी पार्टी का सिग्नल चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। उनका सिग्नल तो ठीक रहे जब चुनाव लड़ना उनको। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैनपुरी और रामपुर में भी चुनाव होगा अब, ठीक, कल अधिसूचना जारी हो जाएगी। और वो जो एक सस्पेंस हुआ था कि आजम खान को स्टे मिलने देने से इनकार कर दिया जिला अदालत ने, सेशन कोर्ट ने रामपुर की, तो उसका लॉजिकल एंड ये है कि अब वहाँ चुनाव होगा। दो बड़े चुनाव है जिसमें मैनपुरी तो विकट चुनाव है, उससे थोड़ा विकट चुनाव रामपुर भी है, क्योंकि आजम खान साहब खुद विकट नेता हैं। तो उन दोनों विकट चुनावों में कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति क्या है? कांग्रेस इतनी दुविधा में ग्रस्त है, वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जागरण के मुद्दे में लगे हैं देश के, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे इंटरनेशनल कोर्ट्स के जजमेंट्स को अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में लड़ेंगे, और तब लड़ेंगे जब राहुल गांधी वहां हैं, तेलंगाना में थे, 390 किलोमीटर घूम रहे थे, तब लड़ेंगे और तीसरे स्थान पर आएंगे। उड़ीसा में लड़ेंगे जाके, 24% वोट से चले थे 13 साल पहले, और आज 2% वोट आ गया उड़ीसा में जो बाई इलेक्शन हुआ। वहां खाबड़ी जी को नहीं कुछ समझ आया कि राष्ट्र जागरण में लगे हैं, नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। अपना एक रखना होगा कांग्रेस को। प्रवक्ताओं के लिए भी पार्टी नेतृत्व तो कई बार असहज स्थितियां पैदा कर देता है। प्रवक्ता क्या करें, क्या बोले? चद्दर है छोटा, इधर खींचो तो इधर ठंड लगे, इधर खींचो तो उधर ठंड लगे, क्या बोलेंगे प्रवक्ता? खैर, बिलाल सहारनपुरी, एक होती है फैमिली, एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली। उसका द्वंद्व है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी ने तो वो खिड़की खोल दी, और ये 5 तारीख तक पूरी ताकत लगाएंगे यही बताने में कि तेजू को, भैया को टिकट क्यों नहीं मिला। लड़ाई हो कहाँ रही, मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ इतने समय से। कौन लड़ रहा हूँ, कहाँ लड़ रहा हूँ, मैं आज तक ढूंढ ही नहीं पाया, दूरबीन ले घूम रहा हूँ। ट्विटर पे लड़ाई लड़ोगे? कौन लाठी खाया, कौन 6 महीने जेल रह के आया? कोई नहीं। सब जहाज में चल रहे हो, अपने कार्यकर्ता के यहां सत्यनारायण कथा में जाना हो तो बोले जहाज मंगवाओ। क्यों भैया? रेलगाड़ी में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते, अपनी कार में नहीं जा सकते, पड़ोस में जाना है घर से। अरे सुनो भाई, पड़ोस में जाना है, लेकिन बोले जहाज मंगवाओ, जहाज में जाएंगे, उसकी फोटो भी जानी चाहिए जहाज की। नावेद को कौन लड़ रहा है, कहां लड़ रहा है, ये विषय मुझे नहीं लगता कि अब बहस लायक है। हम लोग फिर इसी मैनपुरी पर लौटते हैं। मैनपुरी में कुछ लोग हिपोक्रेसी करते हैं कि नहीं देखिए जात पर बात नहीं होती फलाना, लेकिन सच्चाई ये है कि जात पर चुनाव का एक बड़ा हिस्सा आकर जात पर ही टिकता है। उसको आप ज्यादा सभ्य तो सोशल इंजीनियरिंग नाम दे दीजिए अंग्रेजी में। अगर आपको थोड़ा कॉलर भी ठीक रखना है, मेरे जैसे आदमी को कॉलर की चिंता नहीं, इसलिए मैं तो जात ही बोलूंगा है। यादव और मुसलमान जोड़ दें तो 6 लाख के आसपास है, ठीक। और शाक्य, ब्राह्मण, लोधी और ठाकुर, ये दलित हटा दीजिए, अभी इतने 4 जोड़ दें तो ये 6 लाख से ज्यादा हो जाते हैं कुल मिला के। अभी तो कॉम्बिनेशन यही बन रहा है नावेश को। बिल्कुल सर। फिर मैनपुरी गढ़ और सेफ कैसे? तब मुलायम सिंह के कद का नेता हो जिसने 50 साल उस इलाके में दिए हो, जिसने तमाम 2-3 पीढ़ियों को सीधे ओबलाइज किया है, उस इलाके के बाबा को दुकान दी, पिता को नौकरी लगाई, लड़के को रोजगार करा दिया, ऐसे तमाम किस्से हैं। इसलिए मुलायम सिंह, लेकिन आपको याद होगा पिछली बार मायावती से अलायंस था, दलित, ओबीसी एंड मुस्लिम एक साथ खड़ा था। मायावती खुद गई थी मैनपुरी कैंपेन करने नेताजी के लिए, उसके बाद 90,000 से जीते थे। आपका विजडम क्या कहता है? क्या मैनपुरी को हम 100% छोड़िए 80% भी से सीट घोषित कर सकते हैं अब समाजवादी पार्टी के लिए? बिलाल सहारनपुरी, जो बात नावेश को कह रहे हैं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना ऐसी परिस्थिति पैदा करती है कि भाई इनको भी दूर करो, उनको भी दूर करो, उनको भी दूर करो, मैं ही मैं। नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा से कमतरी का शिकार होने की जो बात इन्होंने करी है वो ऐसा नहीं है। पूरा परिवार, आप शिवपाल जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने अलग अपनी पार्टी बना ली है, बाकी पूरा परिवार उनके साथ है। जो लोग जाने थे वो जा चुके,
उसमें कोई दो राय नहीं, और नेताजी की सीट है। अच्छा बिलाल भाई एक बात बताओ, जब सब लोग जानते हो, और ये बात तो सब सही कह रहे हो, आपने भी कहा और सब ठीक ही कह रहे कि शिवपाल जी को अलग करो, उनने पार्टी अलग बना ली, तब ये शिवपाल जी कौन से अचक्की का आटा खा रहे, हर दूसरे दिन बोलते हमें टेलीफोन का इंतजार है। ये क्या खा रहे, कौन सी रोटी सब्जी खा रहे, हर दिन हर जब पूछो चाचा क्या हाल है, कहे भैया टेलीफोन का इंतजार कर रहे, जब उधर से सब लोग कह चुके हैं कि भाई अब आप अलग हो गए। ये किसका टेलीफोन ढूंढ रहे हैं भैया? मतलब अखबार में नोटिस छपा, पहले लोग कहते हैं भाई नाम बदलना हो तो अखबार में छपवा दो, है होता है ना, मतलब जी, क्या जी। है, तभी पत्ते खुलेंगे जब अखबार में छपवा दिया जाए नोटिस कि भाई नहीं चाचा ने अलग पार्टी बना ली, अब चाचा अलग है। उस इलाके में शिवपाल यादव का एक अपना प्रेजेंस है। मैनपुरी 5 विधानसभा सीटों को मिला के बनती है, 2 में बीजेपी है, भोगांव और मैनपुरी सदर, ठीक, और एक में अखिलेश जी खुद हैं करहल, जसवंत नगर से शिवपाल है और किशनी समाजवादी, ठीक। बाकी सब छोड़ भी दे, जसवंत नगर में तो शिवपाल यादव का एक अपना औरा ही, जलवा ही, और ये टॉक ऑफ द टाउन भी है कि शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच में कुछ हॉब नॉबिंग है, कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, कुछ बैठ चुके हैं या बैठने वाले हैं। राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जनता की अदालत में जाना, चुनाव में जाना, ठीक, उससे बड़ा कोई काम नहीं उसके लिए। मनरेगा में काम करने के लिए तो राजनीतिक दल रजिस्ट्रेशन कराता नहीं कि खुदाई करेंगे कहीं, उसका तो काम ही है चुनाव, चुनाव के लिए तैयारी और चुनाव, चुनाव के लिए तैयारी और चुनाव, ठीक। चुनाव कोई है चीज नहीं है, और जो राजनीति में रह के ये कहते नहीं जी हम चुनावी राजनीति नहीं करते, तो मुझे लोग ढोंगी लगते हैं। फिर आप करने क्या आए? कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है जमीन पर, इसलिए चुनाव में व्यवधान, चुनाव उसको व्यवधान लग रहा है कि भाई इधर जाएंगे तो फोकस हट जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा दिख रहा है ग्राउंड पे। नवेद शिको कह रहे हैं कि शिवपाल यादव का जब से वो समाजवादी पार्टी से ऑफिशियली अलग हुए, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर अलग किया, तब से अब तक चुनाव जीतने में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। लेकिन उन्होंने जिसको टारगेट कर लिया उसको तो लपेट ही लिया, उसको फिर नहीं जीतने दिया। और ये इस बात का के अच्छे गवाह तो रामगोपाल जी खुद हैं भाई। फिरोजाबाद में जीती जाता अक्षय। जब सरकार बनाने के लिए विधायक गिने जाएं तो सारी सीटें महत्वपूर्ण होती हैं, हर विधायक, अन्यथा कौन व्यक्ति कहां खड़ा है, उसका कद क्या है, किस व्यक्ति ने जगह वो खाली की है, वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक। ये अंतर हमेशा समझ लीजिए। अभी सरकार बननी बिगड़नी नहीं, अभी पराजय से, जैसे रामपुर में आजम खान तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते आज, ठीक, उनका कोई आदमी चुनाव लड़ेगा। भाजपा की जीत से ज्यादा चर्चा होगी आजम खान के आदमी की हार की, ठीक। मैनपुरी में भी चूंकि स्वाभाविक सीट अखिलेश यादव के परिवार की है, इसलिए वहां भी वो न्यूज बड़ी होगी कि हारा कौन। अगर डिंपल यादव जीत कर आती हैं तो उतना बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, पराजय पर खबर बड़ी बनेगी, ये तो स्वाभाविक बातें समझना होगा। एमवाई तो छोड़िए, रामपुर में तो अकेले एम ही 50% से 52% था। आजम साहब ने कहा भी कि भाई 52% मुसलमान हम हार कैसे गए, मैं समझ नहीं पा रहा। तो जब हार गए तो इसका मतलब है कि कुछ तो तस्वीर बदल रही है कहीं। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं होता जो पार्टियां आरोप जब लगाती हैं कि जी हम इसलिए हार गए कि ओपी सिंह ने पीली कमीज पहनी, कि मुर्तजा ने लाल कमीज पहन ली, कि वो उनने चश्मा नहीं लगाया या उनने कैसे उत्तर देते हो यार? अगर आप 111 सीटों पर चुनाव जीते हो, वहां पुलिस नहीं थी, वहां कलेक्टर कप्तान नहीं थे, वो जंगल में थे क्या चुनाव? अगर लट्ठी चलना था तो 111 में भी चल जाता, 0 हो जाता है अब तब। एक और ये मसला केवल सपा भाजपा का नहीं है, इसमें कांग्रेस, सुन लीजिए, आप लोगों ने पता नहीं, ओपी सिंह साहब ने देखा होगा वो दौर, उसका तो छटाक भर कोई नहीं अभी हुआ भारत में। जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, उसका भी छटाक भर कोई नहीं हो पाया, किसी राज्य में नहीं हो पाया है और न देश में हो पाया, और हो भी नहीं पाएगा।
उसके बावजूद संजय गांधी रविंद्र सिंह नाम के एक नौजवान लड़के से हार गए। इंदिरा गांधी महाबली इंदिरा गांधी राजनारायण फक्कड़ राजनारायण से हार गई। विद्याचरण हारे, ओम मेहता हारे। फिर अगर लठ से ही चुनाव जीत रहे होते तो तब हार गई, तब कांग्रेस हार जाती। इसलिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं होता। इनसे जनता आपके बारे में यह धारणा बनाती कि यार ये तो गाल बजा रहे हैं। देखिए कि हमारे अंदर कहां कमी है, क्यों हारे। भाई तेलंगाना में तो भाजपा की सरकार नहीं, वहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहती थी, अब तीसरे पर चली गई। उड़ीसा में भाजपा की सरकार नहीं, 1.5-2 दशक से नवीन बाबू की सरकार है, वहां कांग्रेस के पास अभी के बाई इलेक्शन में 2% वोट बचा। अब कांग्रेस कहेगी कि जी हमको वोट चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, क्या ऐसा है? नहीं, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। और एक बात जो बिलाल कह रहे थे, कुछ नेताओं का अपना जलवा जलाल भी होता है। ये व्यवहारिक सच बता रहा हूं, किताब में नहीं लिखा, नियम नहीं लिखना। आजम खान का वो जलवा जलाल है, रामपुर में था, अब आज ना हो अलग बात है। 45 साल अखंड राज किया उन्होंने। उनके वोट रुपए से सिपाही दरोगा लाठी चला देंगे। कुंडा में तो कभी हो नहीं पाई रंगबाजी किसी की। ओपी सिंह कभी हुई रंगबाजी? टीएन शेषन आ गए, केजे राव को भेजे, बोले मोटरसाइकिल बैठ के घूमो, क्या? तब रघुराज को 80 मिले, 80% वोट। जब शेषन ने 2 रीपोलिंग करा दी तो 96% वोट मिले, क्या? समझ रहे हैं बिलाल साहब? इसलिए रघुराज अपनी मुंह चाट के कह सकते हैं, ठीक ना? आप समझिए बात को। रघुराज भी तो ये कह सकते हैं कि भाजपा वालों ने हमारे लोगों को लठिया के भगा दिया, वोट नहीं डालने दिया, इसलिए हम हार गए। वो कभी नहीं कहते। वो कहते भाई साहब आपके आशीर्वाद से जब पर्चा भरते हैं जनता कृपा रहती है, क्या? और अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और रामपुर में आजम साहब वोट नहीं डलवा पाए तो मैं निवेदन करूंगा फिर राजनीति छोड़ दीजिए। अगर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ वोट नहीं डलवा पाए तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? इसलिए इन बातों का कोई तर्क नहीं होता। नहीं, मैनपुरी में मुझे बता दीजिए कौन माई का लाल है जो समाजवादी पार्टी के वोटर को रोक लेगा? इस बात से तो ओपी सिंह भी सहमत नहीं होंगे व्यवहारिक तौर पर। वहां तो लठ चल जाएगा, गोली चल जाएगी, बवाल हो जाएगा, भारी हिंसा हो जाएगी। इसलिए पराजय को स्वीकार करिए। अब हम इस पर, आज ये तो विषयांतर हो गया। मुझे आज भी लग रहा है कि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बड़ी चीज होती हैं और उनका शमन और दमन नहीं हो सकता। राजतंत्र के समय से लेके आज तक महत्वाकांक्षाओं का दमन और शमन नहीं हो पाया। मेरी बात से सब लोग सहमत होना चाहिए। जो लोग राजनीति करने आए हैं वो किसी के चाचा हो, किसी के भतीजे हो, किसी के मामा, किसी के जीजा, किसी के फूफा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पद चाहिए, सबको लाइमलाइट चाहिए, सबको फोकस चाहिए। और एक बात मैं बिना नाम लिए कहता हूं, नावेद भाई, अभी कुछ समय पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा राजनीति का, उनके पिता भी विधायक सांसद रहे, जवाहरलाल नेहरू उनके घर आए और वो बड़ा बड़ा प्रतिष्ठित परिवार, ठीक। उनके यहां मैं गया नाश्ते पर। ये बिलाल सहारनपुरी के लिए कह रहा हूं, खासतौर पर इनको समझना चाहिए, मुर्तजा अली के लिए भी। उनका लड़का बोला कि इस बार हम लड़ेंगे। वो हमसे बोले अग्निहोत्री जी इनको समझाओ, है हम कह रहे अभी भाई हम ही लड़ लेने दो, अगली बार तुम लड़ लेना। वो मानने को तैयार नहीं लड़का। कहे कितना लड़ोगे, अभी माहौल है, अभी मैं निकल जाऊंगा, मान लो फिर जब तुम रिटायर हुए तब तक माहौल नहीं बचा। तब ये सगा बेटा, सगा, आप समझ रहे ना। और आप बता रहे हो कि वो मौसा मान जाए और फूफा मान जाए और साढ़ू धैर्य धारण करें। नहीं जी, विधुना वाले काय को धैर्य धारण करेंगे बताओ? उन्हें नेतागिरी नहीं करनी, विधुना वाले गुप्ता जी को, उनको भी करनी है।
देखो बिलाल साहब मुस्कुराए, समझ गए है? तो गुप्ता जी क्या गजक बेचेंगे? उनको बाजारों में नहीं चलना है, लाल बत्ती नहीं उनको चाहिए। इसलिए एक सामान्य सिद्धांत रहा, कोशिश करिए परिवार को ज्यादा ना इन्वॉल्व करो राजनीति में। अगर कर दे तो फिर भैया बांट के खाओ। पहले क्या होता था, अब आप लोगों के उसने मतलब थोड़ा आज से 40 साल पहले के भारत की बता रहा हूं कि आदमी आता था तो अपनी उसके लिए पत्नी बच्चों के लिए संयुक्त परिवार थे। अगर कम सामा है मिठाई तो चुपचाप झोले में ले आता था, छुपा के कमरे में अंदर दे देता था। ठीक, राजनीति में नहीं चलता। खुशबू से जान जाता आदमी की मिठाई बट रही है उधर, हमें नहीं मिली। ये विषय है और उठेगा। और मुलायम सिंह जी एक फेविकोल वाला एक औरा था उनका, कुछ उनका सबको साथ लेके चलने का मिजाज बिलाल बाबू, और दूसरा उनके नाम का सम्मान भी था। ठीक, अगर ये शिवपाल यादव मुलायम सिंह के रहते तक ये दिखते थे भाई नेताजी हैं, अब क्या कहूं, ठीक ना। रघुराज प्रताप समाजवादी पार्टी में सदस्य नहीं रहे कभी, ठीक राजा भैया। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई साहब जब तक नेताजी हैं तब तक तो मेरे मन पे बड़ा बोझ रह जाएगा अगर मैं सपा से अलग हो जाऊं। बाद में परिस्थितियां ऐसी हुई कि होना पड़ा, उनको समर्थन सपा से बाहर करना पड़ा। लेकिन नेताजी का ये दबाव, नैतिक दबाव था। वो किसी को टेलीफोन कर दें तो उसके लिए मना करना मुश्किल। आज वो नैतिक दबाव नहीं है किसी के पास, माफ करिएगा, आपकी पार्टी में। इसलिए सबको शेयर चाहिए। और राजनीति तो हिस्सेदारी का खेल है। राजनीति मतलब सत्ता, और सत्ता हमेशा हिस्सेदारी का खेल रही। और हिस्सेदारी नहीं दी तो षड्यंत्रों ने राजभवन भस्मीभूत कर दिए। इतिहास पढ़ लीजिए, षड्यंत्रों ने राजभवन, उनने कहा जब हमको नहीं मिल रही चीज तो देव माचिस, क्या डालो मिट्टी का तेल और लगाओ माचिस। बोले ये अकेले मजा ले रहे जीजा। आदमी नहीं सोचता कि जीजा है तो हमारी बहन सुहागिन है, वो कहते ना जी फूंक दो, और ना जीजा सोचते साले का घर फूंकने से पहले। ये सियासत है। इसलिए मैनपुरी बड़ा पेच है। भाजपा के उम्मीदवार कौन होगा इससे बहुत कुछ तय होगा। और दूसरा, मैं फिर कहता हूं, शिवपाल यादव को भी इम्तिहान देना होगा। वो कितना भी भाग लें, भाग नहीं सकते। अस में बस में सारी 16 कलाएं कर लें, 16 कला से तो ज्यादा कुछ है नहीं शास्त्र में। ओपी सिंह जी, शिवपाल बाबू 16 कलाएं अजमा लें, फिर भी उनको इम्तिहान देना होगा। इस बार बच नहीं सकते। और इम्तिहान का फेल पास उनके राजनीतिक जीवन में भी एक स्थायी एंट्री कर जाएगा कि उनके अब तक के राजनीतिक जीवन का कुल लबोलुआब क्या निकला, वो भी यही मैनपुरी तय कर देगा। धन्यवाद।